नमस्कार। काव्य कला मंच के इस साप्ताहिक कवि सम्मेलन साहित्य सुधा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथ ही हमारे मंच से जुड़े हुए विभिन्न कवियों का भी कवित्रियों का मैं स्वागत करता हूँ। यह जो आज की आज का कवि सम्मेलन है वो हमारा 25वां कवि सम्मेलन है और यह अपने आप में बड़ा ही सुखद अ, अनुभव है कि हमने काव्य कला मंच के रूप में पूरे एपिसोड 24 एपिसोड पूरा कर लिए हैं और ये 25वां एपिसोड पूरा करने जा रहे हैं। तो आइए आज का जो कवि सम्मेलन का विषय हमने रखा है उससे आप सभी दर्शकों का परिचय करवाऊं। आज के कवि सम्मेलन का विषय है स्थान वह जो सबको भाए। हम सब जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति का अपना एक प्रिय स्थान होता है और ज्यादा स्वाभाविक होता है कि वो हमारा जन्म स्थान हो, चाहे वो गांव हो, शहर हो, नगर हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, देश हो विदेश हो, जहां भी हम जन्म लेते हैं वो जगह हमको प्रिय लगती है। इसके अलावा भी हम किसी जगह जाते हैं और वहां के लोगों, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से हमारा प्रेम संबंध हो उठता है तो वह जगह हमें प्रिय लगने लगती है। तो आज के कार्यक्रम में हम सब अपने ग्राम, नगर या फिर उस शहर को याद करेंगे जो हमें अतीव प्रिय है। तो इस विषय पर अपनी रचनाएं सुनाने के लिए जो कविगण, कवित्रीगण हमारे मन से जुड़े हैं, आइए उनका स्वागत करें। मैं सबसे पहले आदरणीय प्राणेंद्र नाथ मिश्र जी का परिचय देना चाहूंगा, जो कि हमारे काव्य कला मंच के अध्यक्ष हैं। आदरणीय, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आइए अब हमारे मंच के उपाध्यक्ष, सौम्य और गंभीर आदरणीय श्री विनय कुमार जी से परिचय कराऊं। वो बहुत ही सुंदर गजलें लिखते हैं, भावना से भरी हुई। तो उनका हम मंच में स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है आदरणीय। साथ ही हमारे मंच की शोभा गरिमा को बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर हिमांशु शेखर जी, जो कि पेशे से वैज्ञानिक हैं, रक्षा अनुसंधान संबंधी कार्यों से हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। साथ ही कविता के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हिंदी उनके रग रग में बसती है। कविता उनकी, कहते हैं कि उनके जिह्वा के अग्रभाग में निवास करती है। तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय नीलम वंदना जी हमारे काव्य कला मंच की बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और हमारे मंच की प्रचार मंत्री भी हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उनकी कविताएं छोटी होती हैं परंतु बहुत ही गहरे भाव होते हैं। और साथ ही हमारे मंच की व्यवस्था मंत्री, जो कि हमारे व्हाट्सएप समूह का सारा काम देखती हैं और प्रबंधन उनके हवाले रहता है, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं आदरणीय रिमझिम झा, जो कि बहुत ही सुंदर गाती हैं, लयबद्ध कविताएं लिखती हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं आप सभी का मित्र राजकुमार जायसवाल इस पटल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आप सभी को कार्यक्रम अच्छा लगेगा। हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे श्रेष्ठ कवि देश के कोने कोने से हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आदरणीय मिश्र जी से, जो कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, निवेदन करूंगा कि वो अनुमति दें और मैं सरस्वती वंदना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करूं। धन्यवाद राजकुमार जी। विषय तो बड़ा रोचक चुना गया है और यह विषय सबका पसंदीदा होगा। सब अब जब कविताएं सुनेंगे तो सब अपने अपने नगर, अपने अपने शहर, अपने अपने देश और अपनी अपनी जन्मभूमि, अपने अपने कार्यभूमि को याद करना शुरू कर देंगे। तो यादों से भरा हुआ और संवेदनात्मक विषय है ये आपका, जो आज चुना गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम भी सुने लोगों की रचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और
आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं माँ सरस्वती की वंदना के साथ करूं। काव्य की जो कला मुफ्त में है मिली, शारदे हम तुम्हारा कर्जदार हैं। काव्य की जो कला मुफ्त में है मिली, शारदे हम तुम्हारा कर्जदार हैं। कंठवाणी सजी तो सधी जिंदगी, मात तेरी कृपा का कहाँ पार है। सभ्यता पूर्ण है, बुद्धि भी शुद्ध है। सभ्यता पूर्ण है, बुद्धि भी शुद्ध है। जो तुम्हारा हुआ डर रहा क्या कहीं। काली के काव्य को विश्व उजला कहे। काली के काव्य को विश्व उजला कहे। दास तुलसी कहे धार गंगा बहीं। दास तुलसी कहे धार गंगा बहीं। आज आओ अभी हंस के वाहिनी, तुम हंसो और हो कुछ दया हम पे भी। आज आओ अभी हंस के वाहिनी, तुम हंसो और हो कुछ दया हम पे भी। हम तुम्हारे रहें मुक्त गाया करें। हम तुम्हारे रहें मुक्त गाया करें। राम जी की तरह हो माया हम पे भी। राम जी की तरह हो माया हम पे भी। काव्य की जो कला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना। बहुत सुंदर राजकुमार जी, बहुत सुंदर सरस्वती वंदना आपकी रही। और सिर्फ वंदना ही नहीं, सरस्वती जी का आपने आह्वान किया। और जो ललित कला की देवी हैं, उनको वाग देवी कहा जाता है, लेकिन ललित कला जो आनंदित करती है, उसकी जो देवी हैं, उनको आपने बहुत ही मधुर तरीके से, मधुर ढंग से आपने बड़े सुंदर शब्दों में सजाकर वंदना करके उनको बुलाया है। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और आइए माँ सरस्वती के वंदना के पश्चात हमारे मंच के सदस्यों से हम उनका काव्य पाठ सुने। तो इस क्रम में मैं आदरणीय नीलम वंदना जी को आमंत्रित करूंगा, वो मंच पर आए और अपनी कविता से हमें रस विभोर करें। संचालक महोदय को धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष सर को नमस्कार, सभी सुनने वाले दर्शकों को प्यार भरा अभिनंदन। मैं अपनी कविता पंक्तियों, किसी और की लिखी 2 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। मृत्यु है उत्सव, मृत्यु है उत्सव सरीखी, रक्षा करे भैरव अविनाशी। मृत्यु है उत्सव सरीखी, रक्षा करे भैरव अविनाशी। भस्म रोली है एक जहां, वह शिव की नगरी है काशी। भस्म रोली है जहां, वह शिव की नगरी है काशी। काशी मेरा जन्म स्थान भी है और काशी की तो बात ही बस अलग है, कुछ नहीं कह सकते। मेरी कविता है। मैं गंगा से निर्मल निरंतर बहती, मैं गंगा से निर्मल बहती निरंतर। तू पत्थर वो 80 घाट का, मैं शीतल साहिल रेत सी, तर तू चांद वो ठंडी रात का। मैं काशी की गलियों से मग्न हर पल, मैं काशी की गलियों से मग्न हर पल। तू देखता मुझे शांत उस शाम सा। सर, काशी की गलियां फेमस हैं। बनारस यदि प्रसिद्ध है तो अपनी गलियों और अपने घाटों के कारण। मैं कुंड के लिए खूबसूरती खुद में, तू लगाता महादेव के भांग सा।
मैं बारिश की बाद की वो सोंधी सी खुशबू, मैं बारिश के बाद की वो सोंधी सी खुशबू, तू कुल्हड़ वाली दो घूंट चाय सा। मैं दशाश्वमेध की संध्या आरती, मैं दशाश्वमेध की संध्या आरती, तो तू सुबह बनारस उस घाट का। मैं जैसे जायका वो चटपटे काशी चाट की, मैं जैसे जायका वो चटपटे काशी चाट की, तू रामनगर की लस्सी हल्की मिठास वाली। सर ये दोनों चीजें वहां की फेमस है, बनारस का काशी चाट भंडार और रामनगर की लस्सी। यदि कि कोई बनारस गया और ये दो चीज नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं खाया उसने। मैं संगमरमर वो मानस मंदिर की, मैं संगमरमर मानस मंदिर की, तू उनमें पड़ा स्लेटी धार सा। मैं जैसे मैं जैसे देव दीपावली की जगमगाती कशिश, मैं जैसे देव दीपावली की जगमगाती कशिश, और तू उसकी तरफ डोर कोई खिंचाव सा। मैं तैरते जलते दीपक सी उज्जवल, मैं तैरते जलते दीपों सी उज्जवल, और तू इन्हें लहराता जैसे कोई बहाव सा। मैं अंधियारे की वो पीतल रोशनी, मैं अंधियारे की वो पीतल रोशनी, तू ठहरा एक मुसाफिर अनजान सा। मैं पंचग मैं पंचगंगेस किनारे की वो मस्जिद, मैं पंचगेस किनारे की वो मस्जिद, और तू निकलता उससे अजान सा। मैं मन्नत किसी बंजारे की, मैं मन्नत किसी बंजारे की, तो तू दुआ है मुकम्मल, तू दुआ है मुकम्मल। मैं मंदिर पेड़ की वो बरगद सी, मैं मंदिर के पेड़ वो बरगद सी, और तू धागा है जैसे कोई मन्नत का। मैं उभरती मचलती कड़ी जिस राज की, मैं उभरती मचलती कड़ी जिस राज की, तू मुझ में राबता लिए उस एहसास सा। मैं दुर्गा मंदिर के श्रीफल का पानी, मैं दुर्गा मंदिर के श्रीफल का पानी, और तू कयास जैसे कोई प्यास का। हूं मैं मणिकर्णिका की अगर मैं गाथा, हूं अगर मैं मणिकर्णिका की गाथा, तो तू लगता जीवन मरण का सार सा, तो तू लगता जीवन मरण के सार सा। मैं सपनों को समेटे हुए एक परिधि, मैं अपने सपनों को समेटे हुए एक परिधि, तू मुझसे मिलता एक व्यास सा। मानो अगर काशी मुझ जैसी नगरी है, मानो काशी मुझ जैसी नगरी है, तो तू बसता इस नगर में बाबा विश्वनाथ सा। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं 4 लाइनें नज़ीर बनारसी जी की कहना चाहूंगी, जो बनारस के लिए ही उन्होंने कहा है। ऐसा, नज़ीर बनारसी जी की पंक्तियां हैं। ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, ऐसा भी है बाजार बनारस की गली में, बिक जाए खरीदार बनारस की गली में। सड़कों पे दिखाओगे अगर रईसी, सड़कों पर अगर दिखाओगे रईसी, लुट जाओगे सरकार बनारस की गली में। दुकान पे रुकिएगा, दुकान पे रुकिएगा तो फिर आपके पीछे लग जाएंगे 2 4 बनारस की गली में। मिलता है निगाहों को सुकून, हृदय को आराम, मिलता है निगाहों को सुकून, हृदय को आराम। क्या प्रेम है, क्या प्यार है बनारस की गली में, क्या प्रेम है, क्या प्यार है बनारस की गली में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर नीलम जी, बहुत सुंदर कविता आपकी रही। और इसका जो शुरुआती 2 पंक्तियां और अंत में 4 पंक्तियां जो नजर आपने बनाते कही, सर। वो आपकी कविता को जोड़ती हुई रही। बनारस एक ऐसा शहर है, काशी विश्वनाथ जी का, ये वो तो दुनिया के कोतवाल हैं, रहते वहां पर हैं लेकिन कोतवाल दुनिया के हैं, वहीं से सब कुछ देखते हैं। तो वहां का कण कण पवित्र है, और वहां
ऐसा लगता है जैसे हर जगह पे अर्धचंद्र निकल रहा है, हर घर में अर्धचंद्र निकल रहा है। बनारस की गलियों में आपको कभी भी अकेलापन नहीं महसूस होगा, बनारस की गलियों में कभी आपको उबाऊपन नहीं महसूस होगा, बनारस के लोगों में आपको सहृदयता है। और बनारस में क्या नहीं है, पवित्रता तो हर जगह भरी हुई है। और जो उनकी गंगा आरती है, शाम की संध्या आरती, उसका दर्शन तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सर अब तो बनारस, सुबह बनारस भी बहुत खूबसूरत होने लगा है हाँ, वहाँ, बहुत ही खूबसूरत होने लगा उसे अवध की लखनऊ की शाम। तरफ पे। हाँ, हाँ, तो अवध की शाम और लखनऊ की तर्ज बनारस पे की, जो है सुबह और शाम दोनों हाँ, तो वो गंगा के तट बहुत और वो खूबसूरत। बनारस की गलियां, वो बनारस का खाना और स्वाद जो आपने कहा, अन्नपूर्णा हम्म तो वहां पर मंदिर ही है। और अभी हम्म हाल ही में इतनी पुरानी अन्नपूर्णा जी की मूर्ति भी आ रही है बनारस में वापस, बाहर के हम्म दूसरे देश से जो चुरा के ले गए थे लोग। तो ये तो सौभाग्य है कि आप वहां पर जन्मी हैं और आप वहां पर है। जी। आपकी कविता तो बहुत घाट खूबसूरत भी रही। बनारस के, घाट सब जगह हैं, हर नदियों के तट पे हैं, लेकिन बनारस के घाट की जो विशेषता है वो और कहीं हाँ नहीं है। हाँ बनारस के आप किसी एक घाट पे भी खड़े होंगे और आपको बनारस में करीब 84 घाट्स हैं और हाँ, सारे घाट एक साथ दिखते हैं। बिल्कुल सही, और ऐसे बिल्कुल लगता सही। है कि जैसे बाबा विश्वनाथ के सर पे अर्धचंद्राकार हो, हाँ हाँ चंद्रमा हो, बस वैसे ही गंगा विराजती हैं बनारस हाँ में। हाँ, जी, बहुत ही बिल्कुल सही सुंदर कहा, प्रस्तुति बहुत सुंदर। आदरणीय हम्म, नीलम वंदना जी। और बधाई, आपने हम्म। आज लंबी सुनाई, पर ऐसा जी लगा सर। कि आज आप डूबे, आज डूबे और हम्म। इतना गहरा डूबे कि जो छोटी कविताएं सुनाती थी उन्होंने भी लंबी कविताएं सुनाई और बढ़िया मधुर रहा। बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने मंच के उपाध्यक्ष जी की ओर चले और उनके मुख से उनके जन्मभूमि के लिए कविताएं सुने। आदरणीय, आपका स्वागत है, विनय जी। धन्यवाद राजकुमार जी। मैं कुछ दिनों व्यस्त रहा तो मैंने जन्मभूमि के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, वो प्राणेश जी सुनाएंगे और हम लोग बहुत इच्छुक हैं सुनने के लिए कि वो इलाहाबाद के बारे में क्या कहेंगे। मैं कुछ जी, और ही लेकर के आया हूँ आज के लिए, और ये तो एक संयोग ही स्वागत है, है। जैसे मैं बताता था आपको कि आज मैं हूँ नहीं तो आज मैं इलाहाबाद में होता, अपनी जी, जन्मभूमि में। तो मैं शुरू करता हूँ अपने कुछ चुनिंदा शेर मेरी नज़मों से, और फिर उसके बाद आपको एक मुकम्मल नज़म सुनाऊंगा। और अर्ज किया है कि नींद में वो सोए आराम से रात भर। क्या बात है, नींद बहुत में सुंदर। वो का मतलब तो आप समझते हैं। नींद में वो सोए आराम से रात भर, और ख्वाबों की तलाशी हुई तो हम पकड़े गए। नींद में वो सोए आराम से रात भर और ख्वाबों की तलाशी हुई तो हम पकड़े गए। और दूसरा शेर है कि शराब पिलाना है तो साकी का इंतज़ाम करो। शराब पिलाना है तो साकी का इंतज़ाम करो, यूं किसी के हाथ से मैं पीना भी पीना क्या है। अपना अपना शौक है। शराब पिलाना है तो साकी का इंतज़ाम करो, यूं ही किसी के हाथ से मैं पीना भी क्या पीना है। और अगला शेर है इस सिलसिले का कि गवाह सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे और मैं, गवाह सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे और मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह। आशबार कहते हैं झरने को। गवाह सारे मेरे खिलाफ देते रहे, सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे और मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह। और इस सिलसिले का आखिरी शेर बतौर ख़ास मिश्रा सर, हिमांशु सर, आपकी तवज्जो चाहिए कि मैं एक बार टूटा तो बिखरता ही गया। मैं एक बार जो टूटा तो बिखरता ही गया, चिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह। मैं एक बार टूटा तो बिखरता ही गया, चिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह, चिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह। और आइए कुछ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अर्ज किया है कि तुम अभी अभी तो आए हो और अभी से जाने की बात करते हो। तुम अभी अभी तो आए हो और अभी से जाने की बात करते हो। मयसर है सिर्फ ये मुलाकातें मुख्तसर, मुख्तसर मतलब छोटी। मयसर है सिर्फ ये मुलाकातें मुख्तसर, मेरे दिल को क्यों बेकरार करते हो। मयसर है सिर्फ ये मुलाकातें मुख्तसर, मेरे दिल को क्यों बेकरार करते हो।
आंखें खुली हो तो तुम अपने चेहरे से, आंखें खुली हो तो तुम अपने चेहरे से, और आंखें बंद हो तो ख्वाबों में परेशान करते हो, किसी तरह चैन नहीं है। आंखें खुली हो तो तुम अपने चेहरे से, और आंखें बंद हो तो ख्वाबों से परेशान करते हो, और तुम्हारा ही ख्याल रहता है आने से पहले और जाने के बाद। तल्लीनता देखिए, इन्वॉल्वमेंट, आने के पहले और जाने के बाद। तुम्हारा ही ख्याल रहता है आने से पहले और जाने के बाद। मुझे पता है तुम भी मुझे हर वक्त याद करते हो। तुम्हारा ही ख्याल रहता है आने से पहले और जाने के बाद। मुझे पता है कि तुम भी मुझे हर वक्त याद करते हो। हम साथ हों तो किसी और का जिक्र लाजमी नहीं, हम साथ हों तो किसी और का जिक्र लाजमी नहीं। और तुम कहाँ इस जमाने की बात करते हो। हम साथ हों तो किसी और का जिक्र लाजमी नहीं। तुम कहाँ इस वक्त ये जमाने की बात करते हो। और हाले दिल सुनने को मुंतजिर हैं हम हर वक्त। मुंतजिर मतलब इच्छुक। हाले दिल सुनने को मुंतजिर हैं हम हर वक्त। तुम क्यों अपने गम छुपाने की बात करते हो। हाले दिल सुनने को मुंतजिर हैं हम हर वक्त। तुम क्यों अपने गम छुपाने की बात करते हो। और इस गज़ल का ये आखिरी शेर कि मुझे यकीन होगा अगर एक बार सुन लूँ इकरार मोहब्बत तुमसे। मुझे यकीन होगा अगर एक बार सुन लूँ इकरार मोहब्बत तुमसे, और ये भी कहो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे यकीन होगा अगर एक बार सुन लूँ इकरार मोहब्बत तुमसे, और ये भी कहो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और अगली गज़ल है वो छोटी सी कि आप आ तो गए हैं बज़्म में बेपर्दा। आप आ तो गए हैं बज़्म में बेपर्दा, देखिए यहाँ कहीं फसाद ना हो जाए। ये सुंदरता बयान करने का एक तरीका है कि आप आ तो गए हैं बज़्म में बेपर्दा, देखिए कहीं यहाँ पर फसाद ना हो जाए। होश तो हम पहले से ही खो बैठे हैं, देखिए कहीं हवास भी ना खो जाए। देखिए यहाँ पर फसाद ना हो जाए, होश तो हम पहले से ही खो बैठे हैं, देखिए कहीं हवास भी ना खो जाए। और आपसा महजबी देखा नहीं पहले कभी, आपसा महजबी देखा नहीं पहले कभी, कैसे संभालूं दिल को कहीं प्यार ना हो जाए। आपसा महजबी देखा नहीं पहले कभी, देख कैसे संभालूं दिल को, देखिए कहीं प्यार ना हो जाए। और ये शेर बतौर ख़ास कि जिस तरह आफताब को एकटक देखा नहीं जाता, सूरज को आप देख नहीं सकते, जिस तरह आफताब को एकटक देखा नहीं जाता, आपका चेहरा भी लगातार न देखा जाए। जिस तरह आफताब को एकटक न देखा जाए, आपका चेहरा भी लगातार न देखा जाए। और मुसन्निफ कहते हैं लेखक को, मुसन्निफ लिखे भी तो क्या आपके बारे में, मुसन्निफ लिखे भी तो क्या आपके बारे में कम है जितना भी लिखा जाए, आपके बारे में कम है जितना भी लिखा जाए। किरतास कहते हैं कागज को, और मुसव्वरी कहते हैं चित्रकारी को। कभी जब करताज लेकर बैठे कुछ बनाने को, कभी जब करताज लेकर बैठे कुछ बनाने को, परेशान हैं कि आपकी मुसव्वरी किस तरह बनाया जाए। कभी जब करताज लेकर बैठे कुछ बनाने को, परेशान हैं कि आपकी मुसव्वरी किस तरह बनाया जाए। और ये आखिरी शेर कि नज़ीर आप हैं, नज़ीर मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, नज़ीर आप हैं खुदा के बेहतरीन खल्क का, नज़ीर आप हैं खुदा के बेहतरीन खल्क का, परेशान हैं कि इसका बयान किस तरह किया जाए। नज़ीर आप हैं खुदा के बेहतरीन खल्क का, परेशान है कि इसका बयान किस तरह किया जाए, इसका बयान किस तरह किया जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर विनय जी, बहुत ही सुंदर। जिस तरीके से एक चांद के ऊपर अगर एक सुंदर सा एक लाल बिंदी लगा दे तो उस तरीके से आपकी रचनाएं रहती हैं। सबकी रचनाएं अगर चांद है तो आप उसमें एक लाल बिंदी लगाकर उसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं, और बिल्कुल अलग से आपकी रचना रहती है। आपकी शेरो शायरी और आपका आपने जो अंदाज कहे आज, उसमें हमको एक शेर याद आ गया
अदा आई, जफा आई, गरूर आया, हिजाब आया। अदा आई, जफा आई, गरूर आया, हिजाब आया, हजारों आफतें लेकर हसीनों का शबाब आया। अदा आई, जफा आई, गरूर आया, हिजाब आया, हजारों आफतें लेकर हसीनों का शबाब आया। शबे गम किस तरह गुजरी, शबे गम इस तरह गुजरी, न तुम आई, न चैन आया, न मौत आई, न ख्वाब आया। क्या बात, तो ये आपके शेरो शायरी का अंदाज और आपके कहने का अंदाज और आपके जो अल्फाज रहते हैं वो पूरा रूमानी बना देते हैं, बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। अब क्या हम तारीफ करें, जो हमेशा तारीफ के काबिल हैं उनकी, और क्या हम कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय की, और उतनी ही सुंदर समीक्षा आदरणीय मिश्र महोदय जी द्वारा। हमारे दर्शकों की टिप्पणियां आई हुई हैं। बहुत से दर्शक हमारे मन से आज जुड़े हुए हैं, और मैं शुरू से शुरुआत करना चाहूंगा। आदरणीय अंशु भाटी जी जुड़े हुई हैं। उन्होंने हेलो सर कहा है अपनी भाषा में, और जुड़ी रहती हैं हमेशा। संतोष कुमार मिरे जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने सबका स्वागत अभिनंदन किया है। देवेंद्र अवस्थी जी जो हमारे मंच की कवित्री हैं, सारिका अवस्थी, उनके पिताजी हैं। संभवतः उनके फेसबुक से वो खुद देख रही हूँ। और मीनाक्षी मैम जो हमारे मंच की संचालिका हैं, वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई, पर उन्होंने फेसबुक के माध्यम से सभी का स्वागत किया है, और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी। और साथ ही उपाध्यक्ष महोदय को उन्होंने कहा है कि वाह उपाध्यक्ष महोदय, उनकी कविता पर उन्होंने कमेंट किया। और जब वो अपने शेर सुना रहे थे तब उन्होंने वाह सर कहा, बहुत खूब शेर, बहुत खूब सर उन्होंने कहा। नीलम वंदना जी ने कहा है कि क्या बात कही अध्यक्ष महोदय जी ने। और इस प्रकार से बहुत से दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारे कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और दर्शकों से कहना चाहूंगा कि किसी कारणवश मीनाक्षी मैम नहीं जुड़ पाई, नहीं तो उनके संचालन में हम सबको कविता पाठ करने में विशेष आनंद आता है, और हम अगले शुक्रवार जरूर उनके संचालन में कार्यक्रम करेंगे। और बाल दिवस के का कार्यक्रम भी हम रविवार को रखने वाले हैं, उसमें भी आप उनका संचालन देख पाएंगे। साथ ही कल शनिवार को रिमझिम मैम कवितांगन लेकर के आएंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे मंच में कवित्री पूनम जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मनोज जैन जी भी जुड़ गए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ शायद नेटवर्क समस्या है। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मंच के अध्यक्ष आदरणीय मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपनी जन्मभूमि, अपने प्रिय स्थान पर अपनी कविता सुनाए। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद राजकुमार जी। मंच के सभी साथी कवियों और कवित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मंच से जुड़े हुए सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मेरा बचपन इलाहाबाद में बीता, मेरी कर्म भूमि कोलकाता रही। तो पहले मैं कुछ पंक्तियां कोलकाता के बारे में लिखूंगा। कोलकाता के बारे में लिखना, समेटना एक कविता में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इतने गुण हैं, इतनी अच्छाइयां हैं कि जिनको समेटा नहीं जा सकता। कुछ चीजें मैंने इसमें रखी हैं, वो 4 पंक्तियां मैं पहले आपके सामने अपने शहर जहां पर मैं रह रहा हूं और जो मेरी कर्म भूमि रही है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। कन्याएं जहां कोकिला कंठ। यहाँ पर गाना कल्चर ये सब कलकत्ता में बहुत अधिक, कलकत्ता के पूरे बंगाल में है, तो उसी को लेकर मैंने इसको लिखा है। कन्याएं जहां कोकिला कंठ, सभ्यता जहां पर प्रथम पाठ। कन्याएं जहां कोकिला कंठ,
सभ्यता जहां पर प्रथम पाठ, जो शहर पुरातन महलों का, कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, जो शहर पुरातन महलों का, जिसकी प्यारी बहनें हैं सात। अब ये 7 बहनें यहां से जोड़ते हैं हम, कलकत्ता से ही या कहिए कि बंगाल से जुड़ता है 7 सिस्टर्स। ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट्स हैं। तो मैंने कोलकाता को और बंगाल को जोड़ करके कहा है, कन्याएं जहां कोकिला कंठ, सभ्यता जहां पर प्रथम पाठ, जो शहर पुरातन महलों का, जिसकी प्यारी बहनें हैं साथ, जिस शहर को पावन गंगा छू, जिस शहर को पावन गंगा छू जाकर मिलती है सागर में, ईशान कोण में नगर है वो, उषा दिखलाता घर घर में, पूर्वोत्तर की लाली लेकर, पूर्वोत्तर की लाली लेकर, जो शहर बांटता भारत में, साहित्य और विज्ञान जहां केंद्रित होता है आयत में, जो शहर विवेकानंद का है, जो शहर विवेकानंद का है, जिस शहर में काली का है धाम, जो शहर विवेकानंद का है, जिस शहर में काली का है धाम, जिसके कण कण में मीठापन, वो मेरा शहर कोलकाता नाम, वो मेरा शहर कोलकाता नाम। तो ये मेरी कोलकाता कर्मभूमि के बारे में मैंने कुछ 2-4 शब्द कहे, और अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मेरे प्रिय इलाहाबाद प्रयागराज के बारे में, जहां मेरा बचपन बीता। जहां बचपन बीतता है वो जगह मरते दम तक याद रहती है। तो इलाहाबाद को समेटना बहुत मुश्किल है, प्रयाग को समेटना बहुत मुश्किल है। प्रयाग नाम भी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये प्रथम यज्ञ सृष्टि का यहीं पर हुआ था। प्र और यज्ञ, प्रयाग, इसीलिए तीर्थराज है। यहाँ पर 3 नदियां हैं, तीनों पवित्र नदियां हैं, त्रिवेणी है, संगम है, ये प्रयाग है। तो मैंने प्रयाग में सिर्फ संगम और उसके आसपास, संगम के पास में एक किला है जिसे अकबर फोर्ट कहते हैं, वहां पर एक अक्षय वट है, और ये माना जाता है कि उस अक्षय वट में जब प्रलय आई थी तो सिर्फ अक्षय वट ही बचा था। और भगवान राम भी जब प्रयाग से गुजरे थे तो अक्षय वट पे गए थे। तो मैंने उस अक्षय वट के बारे में भी कहा है। अक्षय वट तो मैंने नाम नहीं लिया है, लेकिन अक्षय पत्ते का नाम लिया है। और अक्षय वट के पास ही उस किले के अंदर, संगम के किनारे, पातालपुरी है, पातालपुरी का मंदिर है। उसका भी जिक्र मैंने थोड़ा सा इसमें किया है। ये माना जाता है कि पातालपुरी से ही वहां मंदिर के बाद जो गेट है, जो दरवाजे हैं, उसके बाद से नरक आना शुरू होता है, उसके ऊपर सब स्वर्ग है। तो मैंने गंगा तीर्थराज को लेकर के ही एक ही जगह, संगम के आसपास ही समेटा है इस कविता को। और ये कविता मेरी पुरानी कविता है। उस समय मैं मिडिल ईस्ट में कुछ पोस्टिंग कर रहा था, तो इतनी पोस्टिंग्स हो रही थी कि मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा। और तब मन दुखी हो गया था। जब आप घर से दूर होते हैं तो मन बहुत दुखी होता है। तो वहां तो गंगा नहीं है, तो मैं जा पाऊंगा कि नहीं, ये दुख मैंने इस कविता में दिया है। तुमको प्रणाम हे तीर्थराज, कविता का शीर्षक है हे तीर्थराज मेरे प्रयाग। तुमको प्रणाम हे तीर्थराज, मुझको संगम तो दिखलाओ। तुमको प्रणाम हे तीर्थराज, मुझको संगम तो दिखलाओ। फिर बहे वायु इन प्राणों में, मेरे मस्तक को तो छू जाओ। मैं आऊं गंगा सागर से, मैं आऊं गंगा सागर से, तेरी धरती छू लेने को। तीनों माओं से घिरा हुआ भस्मित लहरों पे सोने को, तेरे प्रांगण से ले आया था, तेरे प्रांगण से ले आया था। जो थोड़ी मिट्टी बचपन में, माथे पर उसे लगाकर मैं विह्वल होता मन ही मन में। मत कर विह्वलता कम मेरी, मत कर विह्वलता कम मेरी, आने दे मुझको रोक नहीं। मैं दुखी बिछड़ कर हूं तुझसे, क्या तुझको कोई शोक नहीं। स्नान तुम्हारी डेवढ़ी पर, स्नान तुम्हारी डेवढ़ी पर करने को आते महादेव। स्नान तुम्हारी डेवढ़ी पर करने को आते महादेव। मैं नीच पात की तुच्छ जीव, अधिकार नहीं बस करूं टेव।
गंगा जल तेरी थाली का, गंगा जल तेरी थाली का, अमृत से कम बोलो क्या होगा, बस बिंदु मात्र छू लेने दो, मुझ पर उपकार तेरा होगा। पातालपुरी के परिसर में, पातालपुरी के परिसर में बैठूं और ध्यान करूं ईश्वर, पत्तों से निकले अक्षय रश्मि, दे आशीर्वाद मुझे छूकर, हो माघ महीने की गंगा। माघ महीने की गंगा बहुत पावन मानी जाती है, माघ मेला होता है वहां। हो माघ महीने की गंगा या कुंभ पर्व की साम्राज्ञी, हो माघ महीने की गंगा या कुंभ पर्व की साम्राज्ञी, मेरे मन में है बसी हुई नानी माँ जैसी अनुरागी। मत कुंभ मुझे दे अमृत का, मत कुंभ मुझे दे अमृत का, मत बुला मुझे पावन पल में, मत कुंभ मुझे दे अमृत का, मत बुला मुझे पावन पल में, पर हे प्रयाग दे दर्श मुझे, जब मृत्यु बंधी हो अंचल में। गंगोत्री से गंगा सागर, गंगोत्री से गंगा सागर के आसपास तेरे तट पर, गंगोत्री से गंगा सागर के आसपास तेरे तट पर, मैं अग्निदान कर जीवन को चिर निद्रा पाऊं लहरों पर। क्या एक लालसा मरने की, क्या एक लालसा मरने तक पूरी न कभी कर पाऊंगा, क्या जन्मभूमि गंगा के तट होकर भी दफन हो जाऊंगा। इतने भारी क्या पाप मेरे निर्मल हो बह ना पाएंगे, मरणोपरांत सिंचित तुझसे लहरों का स्नेह न पाएंगे। गंगे मेरे अवशेष कणों से, गंगे मेरे अवशेष कणों से क्या तुम दूषित हो जाओगी, गंगे मेरे अवशेष कणों से क्या तुम दूषित हो जाओगी। मेरी अभिलाषा अंक तेरा क्या मोक्ष नहीं दे पाओगी। मुट्ठी भर अस्थि भस्म मेरा, मुट्ठी भर अस्थि भस्म मेरा अर्पित है मां स्वीकार करो, स्नेहिल आंचल के कोने से छूकर मुझको उपकार करो, स्नेहिल आंचल के कोने से छूकर मुझको उपकार करो। धन्यवाद। सर हमेशा की तरह आपकी दोनों कविताएं बहुत ही सुंदर, और चूंकि मैं कलकत्ते में भी 6 साल रहा हूं और इलाहाबाद में पहले 21 साल बिताए हैं आप ही की तरह, तो मैं पूरी तरह से आपकी बातों को एक एक शब्द समझ रहा हूं, लेकिन जितना सुंदर वर्णन आप कर पाते हैं वो किसी और के बस का है नहीं, तो इसलिए समीक्षा करने का काम तो मेरे बस का नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रशंसा कर सकता हूं और ये आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप इसी तरह और लिखते रहें और हम लोगों को सुनाते रहें, जिससे कि हम लोगों का भी ज्ञान बढ़े और हम भी इस राह पर आगे चल सकें। क्या बात, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, कलकत्ता नगरी और साथ ही इलाहाबाद आपकी जन्मभूमि के ऊपर। अध्यक्ष महोदय की बहुत बहुत बधाई, और धन्य है प्रयागराज, धन्य है इलाहाबाद नगरी, जिसका गुणगान हर कोई करता है, और वहां जो जन्म लिए हैं वो तो धन्य है, और वो गाएं इस पर कोई आश्चर्य नहीं उस भूमि को। तो आइए, बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, श्रोता, वो मिश्र सर जी को बधाई देते हैं। नीलम वंदना मैम कहती हैं बहुत सुंदर मिश्र सर। मनप्रीत मैडम जो हमारे मंच की सक्रिय कवित्री हैं, वो कहती हैं बहुत सुंदर अध्यक्ष महोदय। सक्रिय हमारे व्हाट्सएप मंच पे हैं, उनका हम निवेदन करते हैं कभी हमारे ऑनलाइन मंच पर भी दर्शन दें। उन्होंने कहा है कि बहुत सुंदर अध्यक्ष महोदय, चिर निद्रा पाऊं लहरों पर। अद्भुत, इन पंक्तियों ने उनको छू लिया। सुकांति जी कहती हैं कि बहुत सुंदर रचना मिश्र सर। और ज्योति बसु सर कहते हैं कि वाह अध्यक्ष जी, वाह आपका काव्य, गंगा को धार हम सब आपके स्नेह से सरोबोर सराबोर, बही शब्दों की गंगा मिश्र जी के शब्दों से। क्या बात है। तो सभी की शुभकामनाएं। और आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय रिमझिम झा मैम को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और मंच से अपनी प्रस्तुति दें।
लगता है अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। जब तक रिमझिम झा मैम अनम्यूट करें तब तक मैं आदरणीय पूनम सोनी मैम को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी कविता सुनाएं। फिर उसके बाद हम रिमझिम झा मैम की कविता सुनेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय को नमस्कार, संयोजक जी को नमस्कार, आज संयोजक संचालन जी को और रिमझिम मैम, मनोज सर, सबको बहुत बहुत साधुवाद। देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी। और आपका जो बाल दिवस पर जो होने वाला है, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो आज ही बच्चों पर कुछ लिख के लाई हूँ। जो आज की कविता है वो मेरे और मेरे बेटे के बीच में तनातनी जो रहती है ऑनलाइन पढ़ाई को लेके, उस पे कुछ लिख के लाई हूँ। तो इसमें मैंने बहुत क्रूर रूप धारण किया कविता में। वैसे एक्चुअली मैं हूँ नहीं, लेकिन कुछ डिमांड थी तो लिख के ले आई कविता की। तो सर, मेरा कविता का शीर्षक है ऑनलाइन पढ़ाई। जब से आई ऑनलाइन पढ़ाई, माओं पर आफत बनाई। जब से आई ऑनलाइन पढ़ाई, माओं पर आफत बनाई। स्कूल जब बच्चे थे जाते, 2 पल सुकून के मिल जाते। स्कूल थे जब बच्चे जाते, 2 पल सुकून के मिल जाते। सब दोष इस कोरोने का, क्या फायदा रोने धोने का। सब दोष इस कोरोने का, क्या फायदा रोने धोने का। मेरा पुत्र जब करे क्लास, 2 ही शब्द वो बोले खास। एक गुड मॉर्निंग मैम हेलो हाय, दूजा ओके मैम गुड बाय। एक गुड मॉर्निंग मैम हेलो हाय, दूजा ओके मैम गुड बाय। एक दिन सुपुत्र कर रहा पढ़ाई, बड़ी ही थी तन्मयता छाई। इतने में वहां मैं आई, करनी थी मुझे जो सफाई। तो एक दिन बेटा क्लास कर रहा था, बहुत ही डूबा हुआ था क्लास में। बहुत अच्छी बात, आज तो वाह क्या बात है, मेरा बेटा क्लास कर रहा है। तो मैं अचानक से रूम में आई, तो बेटे पर खास ममता आई। सोचा वाह आज तो करे पढ़ाई। तभी आई आवाज भरमार, अरे मार भाई मार उसको मार। तो खेल रहा था पुत्र फ्री फायर, गुस्से का मेरा फटा टायर। बेटा है जो, मैं सोचा क्लास कर रही है, और वो मार भाई मार, अरे मार उसको मार। तो खेल रहा पुत्र फ्री फायर, गुस्से का मेरा फटा टायर। मैंने झाड़ू दी तान कर, जैसे काली का रूप धरकर। सॉरी मम्मा सॉरी प्लीज, गेम करता हूँ अभी डिलीट। सॉरी मम्मा सॉरी प्लीज, गेम करता हूँ अभी डिलीट। जैसे कोई सरफरोशी छाई, उसी झाड़ू से कर दी धुनाई। टूटी झाड़ू फैला कचरा, सोचा अब ना लेगा खतरा। टूट गई झाड़ू फैल गया कचरा, सोचा अपना लेगा खतरा। बाहर जाते मुझे दी पुकार, फोन तो देते जाओ एक बार। खेलू गेम जो है अधूरा, फिर मैं बनूं बेटा प्यारा। तो अभी भी मार खाने के बावजूद भी उसको मतलब गेम पूरा करना है अपना। तो फोन देते जाओ एक बार, खेलू गेम जो है अधूरा, फिर मैं बनूं बेटा प्यारा। देख मुस्कान माँ गई हार, नहीं मेरा पुत्र कसूरवार। बाहर बैठा है कोरोना, फैलाए अपने पंख हजार। कहाँ जाए मासूम बच्चे, फ्री फायर और पबजी ही इनके अब जिगरी यार। लगे गले बहे अश्रुधार, ऑनलाइन पढ़ाई ही गई मार। लगी गई आखिर फिर माई हार गई, तो लगे गले बहे अश्रुधार, ऑनलाइन पढ़ाई ही गई मार। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर कविता पूनम जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। और ये एक ऑनलाइन पढ़ाई में दोष तो है, लेकिन इसको कहते हैं कि हम इसको हटा भी नहीं सकते। ये उस तरीके से है कि खा भी नहीं सकते और निकाल भी नहीं सकते। बाहर की सिचुएशन जिस तरीके से है, और बच्चों का बचपन बेसिकली ऑनलाइन पढ़ाई में छूट रहा है, इसमें उनकी गलती नहीं है। बच्चों का बचपन ऑनलाइन पढ़ाई ने ले लिया। आपस में मिलना, बाहर के गेम जो खेलते थे हम लोग, ये
कबड्डी, बैडमिंटन ये सब तो छूट ही गया है सब। ये सब छूट सारे गया है, बच्चों प्लस के, क्लास में बैठ करके जो छोटी मोटी बदमाशियां होती हैं जो बचपन की, हाँ वो भी वो सब वो भी मिस छूट कर गई रहे है। हैं। जिसके लिए एक बार हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था, अब्दुल कलाम जी ने, कि हमको हमारी डिग्री और हमारी डॉक्टरेट डिग्री कभी भी मुस्कुराहट नहीं लाती जितनी ये मुस्कुराहट लाती है कि हम हमारे फ्रेंड के साथ क्लास छोड़ करके चुपचाप भाग जाया करते थे। तो वो बचपन दोबारा नहीं मिलता। और बचपन का ये जो जिस तरीके से कोरोना ने, या इसकी कोरोना की मार ने जिस तरीके से बचपन की पढ़ाई है, जिसमें उनको आनंद भी आता था, स्कूल जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, वो तो छोड़ ही दिया है, वो तो छूट गया है। और अभी इसके संभलने में और बनने में थोड़ा समय लगेगा, होगा, जरूर होगा। लेकिन कविता के हिसाब से आपने बहुत ही सुंदर, अब इसको आप हम किस कैटेगरी में रखें, इसको आपने वात्सल्य में भी रखा है, हास्यास्पद भी रखा है, और बालपन भी है, इसमें सब कुछ रखा है आपने, समेटा है इस कविता में। बहुत सुंदर कविता रही आपकी, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, समसामयिक कविता। आदरणीय मीनाक्षी मैम कहती हैं कि वाह मैम, समसामयिक स्थिति का वास्तविक वर्णन। और सुकांति जी कहती हैं क्या बात पूनम मैम, बहुत सुंदर हास्य भरी कविता। मनप्रीत मैम कहती हैं बहुत सुंदर वर्णन मैम, माँ व्यथा बच्चे की कथा यथार्थ, वाह। और फिर मीनाक्षी मैम कहती हैं बहुत खूब। और अंत में मीनाक्षी मैम ने कहा है कि रिमझिम मैम की मंद मुस्कान मोह लेती मन अनजान का। तो आइए, जिनके मुस्कान की तारीफ की गई है, उन्हीं के मुस्कान भरे होठों से कुछ सुंदर कविताएं सुने। रिमझिम जी का स्वागत है। मैम आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक, अभी शायद अनम्यूट करके देखिए तो। जी मैम, आवाज नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, आप एक बार अ, फिर से ज्वाइन कर लीजिए लेफ्ट होकर के, फिर उसके बाद आपको मंच दिया जाएगा। हम भी बेताब है, नहीं सुनाई दे रहा है मैम। जी तो आइए। जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही रिमझिम मैम की आवाज हम तक पहुंच पाएगी, हम उनको मंच देंगे। और आदरणीय डॉक्टर हिमांशु शेखर जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी कविता हमारे मंच पे रखें। आदरणीय शेखर जी। आज नेटवर्क की समस्या कुछ ज्यादा लग रही है। जी जी आदरणीय, आप अपनी कविता रखें। नेटवर्क की समस्या आज ज्यादा लग रही है। जी आदरणीय, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हिमांशु शेखर जी। लगता है आदरणीय हिमांशु शेखर जी भी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। राजकुमार जी नहीं। जी नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, नेटवर्क की समस्या है। तो मैं आदरणीय मनोज कुमार सैन जी को आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर अपनी सुंदर कविता रखें। आइए। मंच को आभार बहुत बहुत। चलो आदरणीय, अच्छा सर आप कहना चाह रहे हैं तो मैं इंतजार कर लूंगा, कोई बात नहीं। हिमांशु जी दिख रहा है, अभी लग रहा है। जी जी कीजिए कंटिन्यू। तो मंच पर उपस्थित सबों को मेरा प्रणाम, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम।
आदरणीय हिमांशु शेखर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे निवेदन है आ आप रहे हैं, एक आ रहे बार। हैं। आज नेटवर्क की समस्या कुछ जी जी, आप एक बार पुनः ज्वाइन करिए, फिर से जुड़िए हमसे, और तब तक से हम मनोज कुमार सैन जी को सुनते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं पुनः कोशिश करता हूँ। जी आदरणीय, धन्यवाद। शुक्रिया संयोजक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान हिमांशु शेखर जी, नीलम जी, पूनम मैडम जी, और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज थोड़ा स्कूल में अति व्यस्तता थी, कुछ विदाई समारोह था, तो उसमें मैं अभी छूट के मैं वहां से आया हूँ, तो कुछ ज्यादा समय कुछ मिल नहीं पाया पिछले सप्ताह दौरान, तो मैंने थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया, तो मैं वही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और अब मुझे पता है कि पिछले कुछ कार्यक्रमों के दौरान आप लोगों की मेरे से उम्मीदें बहुत बढ़ गई होंगी, तो कि मनोज जी हैं तो कुछ बढ़िया लेके आएंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को निराश ना करूं। थोड़ा लय वगैरह थोड़ा इतना समय नहीं मिला, पर फिर भी चूंकि हमें इस बार जो विषय दिया गया था, स्थान व जो मन को भाए, अब इसमें काफी कुछ चीजें थी, तो मैंने काफी सोचा, तो उस पर मुझे जो याद आया, तो बचपन में जहाँ मैं पला बड़ा, मेरा ननिहाल है वैसे वो, लेकिन मैं उसको अपना गांव ही कहता हूँ, तो फिर मैं उसी पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है, बचपन की सारी यादें, किस्से तमाम वादे, बचपन की सारी यादें, किस्से तमाम वादे, दिल सोच मुस्कुराता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है। अब हमारे गांव में एक पीपल का पेड़, वैसे तो हर गांव में होता है, लेकिन हमारी उससे आदत जुड़ी हुई है, तो एक बार बचपन में मैं खेलते खेलते वहां चोट भी खा चुका हूँ, इसलिए एक विशेष याद जुड़ी उस पेड़ से। पीपल के पेड़ की छांव, नंगे ही रहते थे पांव, पीपल के पेड़ की छांव, नंगे ही रहते थे पांव, ना भूख ना कोई प्यास, गलियों की छानते खाक। माता जी कहती थी, नानी जी कहती थी कि बेटा कुछ खाना खा के फिर घर से बाहर निकलो, लेकिन कोई परवाह नहीं होती थी, हम नंगे पांव और वही घूमते रहते थे, भागते रहते थे इधर से उधर। तो वही बात है कि पीपल के पेड़ की छांव, नंगे ही रहते थे पांव, ना भूख ना कोई प्यास, गलियों की छानते खाक, सोचता हूँ मैं अब जब कहाँ यकीन आता है। आज हम सोचते हैं तो क्या हम वो भी करते थे, सोचता हूँ मैं अब जब कहाँ यकीन आता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है, मेरा गांव याद आता है, मिलता था नानी का प्यार, गणगौर तीज त्योहार, मिलता था नानी का प्यार, गणगौर तीज त्योहार, कटती पतंग के पीछे दौड़े लगाते सब यार, कटती पतंग के पीछे दौड़े लगाते सब यार, यादें तमाम बचपन की, यादें तमाम बचपन की, बचपन बहुत रुलाता है,
मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है। अगर हम हीरे जवाहरात से तोल दे तो भी वो बचपन के दिन कोई हमारे लौटा नहीं सकता। तो वही बात है, बचपन बहुत रुलाता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है, मेरा गांव बहुत बढ़िया। याद आता है। जी धन्यवाद। आगे थोड़ा सा वी कंटिन्यू है। खेतों में रोज ही जाना, बकरी के संग बतियाना। मुझे याद है कि हमारे घर में बकरी हुआ करती थी, तो उसका एक जो मेमना वगैरह था, तो उससे हम बड़ा ऐसे उसको ऐसे जो फैमिली मेंबर एक घर के सदस्य की तरह था, उसका नाम रखते थे, उसको खिलाते थे गोदी में लेके और उससे बातें करते थे। तो खेतों में रोज ही जाना, बकरी के संग बतियाना, सीधे से गांव के लोग आपस का जोग संजोग। शहरों में हम देखते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता, और गांव में सारे गांव वाले एक दूसरे को जानते हैं और हर तरह के उत्सव में वो जोग संजोग करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, भागीदारी करते हैं। तो वही बात है, खेतों में रोज ही जाना, बकरी के संग बतियाना, सीधे से गांव के लोग आपस का जोग संदोग, एक दूजे के काम आना, मुझको बहुत बहुत ही मुझको भाता है, एक दूजे के काम आना बहुत ही मुझको भाता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है। और अंतिम जो छंद है, होती थी राम लीला, शादी में सब कबीला, होती थी राम लीला, शादी में सब कबीला, पंगत में बैठ के खाना, आए याद वो जमाना, पंगत में बैठ के खाना, आए याद वो जमाना, दिल उसमें डूब जाता है, मेरा गांव याद आता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है, मेरा गांव याद आता है, मुझे गांव याद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मनोज जी, आपने तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दिया। मैं रायबरेली ज़िले में मेरा ननिहाल रहा है, एक गांव में, नाम है त्रिवेदिन का पुरवा। तो गांव को नॉर्मली ज़्यादातर पुर या पुरवा के नाम से ही ख़त्म करते हैं। तो मैं छुट्टियों में इलाहाबाद से वहाँ जाता था, मुझे वहाँ की याद बहुत आती थी। तो मैंने चार छह लाइनें आप लिखी थी, तो मुझे गांव याद आता है। तो मुझे आपकी इस बात पर उस गांव की, अपने गांव की याद आ गई, और मैं उसमें से दो चार पंक्तियां आपसे शेयर कर रहा हूं। आंख मेरी बूंद क्यों छलका रही है, आंख मेरी बूंद क्यों छलका रही है, गांव की फिर याद देखो आ रही है। पूर्य पुरवा भूलता है ही नहीं, पूर्य पुरवा भूलता है ही नहीं, दूर से माटी मुझे दुलरा रही है, गांव की याद देखो आ रही है। तो बहुत ही सुंदर कविता रही आपकी, और हम लोगों के ने जो संवेदनाएं हमको झंझोड़ दिया, हमारी जो अनुभूतियां थी पुरानी बचपन की, उनको आपने अपनी कविता के माध्यम से छू लिया। बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने तो सोने पे सुहागा जड़ दिया अपनी कुछ पंक्तियां इसमें जोड़ के। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय मनोज कुमार सेन जी। आप दिनों दिन निखर रहे हैं और आपने अपने शब्दों में पूरा गांव ही उतार दिया था, क्योंकि मैं भी गांव से आता हूं, तो जो चित्र आपने खींचे मैं स्पष्ट देख पाया। अब हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर हिमांशु शेखर जी भी जुड़े हुए हैं और रितिम झा जी भी जुड़ चुकी हैं। धन्यवाद महोदय। तो जो हमारे वरिष्ठ जन है, हम कहते हैं कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उनको हम
अंत में सुनेंगे कार्यक्रम, उनके शब्दों के साथ, उनकी कविताओं के साथ समाप्ति करेंगे। उनसे पूर्व मैं आदरणीय रिमझिम झा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कविताएं रखें। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। बाट ही पूछे रे बटोहिया, ई भार किन कर जाय, ई भार किन कर जाय। तोता आन्हर होय है रे बटोहिया, ई भार छठी माई के जाय, ई भार छठी माई के जाय। मंच को नमन, मंचाधीशों को नमन। छठ का माहौल था, इसलिए तो पंक्तियों से आरंभ की छठ की। अब नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है, तो जल्दी से अपनी प्रस्तुति दे दूं। पता नहीं गूगल बाबा फिर नाराज हो जाएंगे मेरे से, तो गड़बड़ हो जाएगी। आदेश है उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आदेश है। और सभी श्रोतागण को बहुत बहुत नमन जी, कि वो लोग इतने धैर्य से हमें सुनते हैं, हमारी कच्ची पक्की रचनाओं पे अपनी अपनी टिप्पणियां देते हैं, ये भी कम काम नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं आज वाली। सभी अफसाने ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, सभी नगमे ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते। अगली पंक्ति। जरूरत पर बारिश की है, महलों के नौनिहालों को, जरूरत पर बारिश की है, महलों के नौनिहालों को, अनाथों के नन्हे मुन्ने दुलराए नहीं जाते, अनाथों के नन्हे मुन्ने दुलराए नहीं जाते। छुपाना है अगर जख्मों को गैरों से छुपाओ तुम, छुपाना है अगर जख्मों को गैरों से छुपाओ तुम, जन्म देने वाली जननी से जख्म छुपाए नहीं जाते, सभी अफसाने ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, मेहनत ही पुख्ता कदम है, शोहरत पाने की सुनो, मेहनत ही पुख्ता कदम है, शोहरत पाने की सुनो, मखमली सेज पर बैठे कामयाबी
पाए नहीं जाते, मखमली सेज पर बैठे कामयाबी पाए नहीं जाते। आखिरी बंद। चमक सूरत की हो तो उम्दा, चमक सूरत की ही उम्दा, सुनो नौनिहालो तुम मेरी, आसमां में चमकते चांद को दीपक दिखाए नहीं जाते, चमक आसमां में चमकते चांद को दीपक दिखाए नहीं जाते। धन्यवाद। बहुत सुंदर रिमझिम जी, बहुत ही सुंदर। आप पहली बात तो मैंने शायद अपनी आज की कविता में सबसे पहले जो लिखा था कि कोकिला कंठ जिस शहर से हैं, तो ये मैंने ये देखा था। मेरी बेटियां भी बहुत सुंदर गाती हैं, मुझे गर्व है इस पर, मैं गा नहीं पाता। और उसके बाद भी देखा, फिर मैंने देखा इस मंच पर रिमझिम जी भी कोलकाता से रही हैं, और तो मैंने देखा कि वो भी तो कोकिला कंठ है। तो इसलिए मैंने उस वाक्य को उसमें लिखा। तो आपके गायन से तो पहले ही हम सब सारे के सारे बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं। उसके बाद फिर उस पर आपने जो आज कहा कि ऊंचे कंठ से अफसाने कुछ ऐसे हैं जो सुनाए नहीं जाते, बिल्कुल सही कहा आपने। नौनिहाल जो पड़े हुए हैं, जिनको कोई देखता नहीं, वो दुलराए नहीं जाते, बिल्कुल सही कहा आपने। बचपन की हालत आपने जो सुंदर बयान की है अपने मधुर कंठ में और स्वर देकर के, बहुत ही सुंदर। और आपकी जो पहली छठ मैया की जो कुछ पंक्तियां आपने जो बोली थी, उसमें तो सारे के सारे हम सब खो गए थे, क्योंकि अभी हाल ही में तो पूजा हुई है, छठ पूजा जी, छठ पूजा हुई है। और ये पूजा तो एक ऐसी है जो वैदिक पूजा है, जिसमें कोई देवता भी नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई मुल्ला नहीं है। और जी तो उस सूर्य देवता जी, सूर्य देवता तो वेद काल से, वैदिक काल से है। सूर्य और वरुण, अनल, अनिल और ये सब तो वैदिक काल के देवता है। तो वैदिक देवता है ये सब, मूर्त देवता कोई नहीं है। तो ये छठ का तो अपना अलग ही एक महत्व है। और उसको जिस हिसाब से आपने सुनाया, जितना सुंदर ढंग से आपने सुनाया, हम सब तो पूरा मंत्रमुग्ध हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत सुंदर कविता रही आपकी, बहुत सुंदर गायन, बहुत ही सुंदर। नेटवर्क इशू मेरी तरफ ही है या चारों तरफ है? संचालिका महोदय भी? नहीं मैम, राजकुमार जी आपने सही है, प्रॉब्लम है, और हिमांशु जी का भी प्रॉब्लम है। चलिए रिमझिम मैम ने बहुत ही अच्छा प्रस्तुति करी, वातावरण बिल्कुल सरस हो गया। मैं कुछ कमेंट जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। सुकांति जी कह रहे हैं, शुरू से सजाई आपने जो कविता, जैसे छलकाई हो मधु की सरिता। क्या बात है। और बिल्कुल जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्वर कोकिला एक उपमान है आपको, जो बहुत ही आप बिल्कुल आप पे फपता है हर बार। और कभी कभी अध्यक्ष मोदी जी कहते हैं कि जब आप आती है तो ऐसा लगता है कि भजन से गा रही हैं आप। बिल्कुल आपके जो कविता भी एक भजन के रूप में लगती है। तो बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और अब आदरणीय हिमांशु जी, उनको शायद नेटवर्क में कुछ समस्या आ रही है जुड़ने में, तो हमको तो लगता है राजकुमार जी का भी नेटवर्क मिल नहीं रहा है। हाँ, आज नेटवर्क सभी के साथ परेशानी कर रहा है। हाँ, कुछ खास दिन है क्या? खास दिन तो नहीं, शुक्रवार है महोदय आज तो जी।
माफ करेंगे अच्छा, मुझे, आज नेटवर्क ने राजकुमार जी। मुझे भी तंग कर ही दिया। हाँ, कोई भी ऐसा मैं सगा तो नहीं सुन पा जिसको रहा था हमने सब ठगा कुछ। नहीं, हमारे नेटवर्क के लिए लागू होता है। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही रिमझिम मैम की, सुमधुर, भाव भरे और सार्थक रचना। आइए और ज्यादा देर न करते हुए हम एक मैं उनके जिन जिन कवि महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं उनके बारे में बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये आदरणीय वैज्ञानिक हैं, कवि हैं और समय के इतने पाबंद हैं कि सबसे प्रथम विनय जी के साथ इनका दर्शन होता है। और जब तक कार्यक्रम रहता है सबकी कविताएं बहुत ही ध्यान से आनंद से सुनते हैं और प्रशंसा करते हैं और सबकी प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। तो ये उनका बड़प्पन है। और आइए जो सबके कविता को सुनते हैं हमारी उनकी टीम के कविता को रोहित हम शर्मा है ये, हमारी टीम के रोहित शर्मा लंबी पारी खेलते हैं। क्या बात है, सही हुआ। तो आइए उनको सुनते हैं। स्वागत है आदरणीय। जी जी हाँ, आज मंचासीन सभी महानुभावों को प्रणाम, सभी श्रोताओं को प्रणाम। और जैसा कि आज विषय दिया गया था कि स्थल जो मन को भाए, सब लोगों ने अपने जन्म स्थान के बारे में लिखना उचित समझा। मैंने जन्म स्थान के बारे में नहीं, मैं कुछ और लिख रहा था, क्योंकि हर बार मैं कुछ और लोगों से अलग करने की आदत पड़ी हुई है प्रयोग करने की, तो प्रयोग करता रहता हूं। लेकिन जितने समय में ये नेटवर्क की परेशानी आ रही थी, तो मैंने अपने शहर के बारे में कुछ लिख लिया है। पहले मैं वो आप लोगों को सुना रहा हूं। मैं बिहार में दरभंगा नाम का एक शहर है जो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां से हूं। तो सुनिए मेरी कविता मेरे शहर के बारे में। सुन दरभंगा मेरा शहर ज्ञात, दो विश्वविद्यालय की बिसात, वहां दो विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा का ये बनता प्रकाश, हॉस्पिटल इसका बना खास। डीएमसी है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है, दो विश्वविद्यालय हैं वहां। सुन दरभंगा मेरा शहर ज्ञात, दो विश्वविद्यालय की बिसात, शिक्षा का ये बनता प्रकाश, हॉस्पिटल इसका बना खास। बागमती के तट पर बसता, बागमती के तट पर बसता, लकड़ी का पुल बनता खस्ता, वहां लकड़ी का पुल था जिस समय मैं वहां रहा करता था। मलेच्छ मर्दनी माता मंदिर, काली स्थान में नत हो सिर। मलेच्छ मर्दनी माता और काली माता का एक भव्य मंदिर है, राजकाली जिसको हम लोग कहते हैं, छिन्न मस्ता माता का मंदिर है। और वहां दरभंगा की देवी कही जाती हैं वो। हम लोग शादी विवाह के बाद पहली बार दुल्हन वहीं माथा टेकने जाती हैं। तो मलेच्छ मर्दनी माता मंदिर, काली स्थान में नत हो सिर। ये द्वार बंग का अपभ्रंश, जब अंग्रेज यहाँ थे तो उस समय इसे बंगाल का द्वार कहा जाता था, इसलिए इसका नाम द्वार बंग, और उसका अपभ्रंश से दरभंगा बन गया था। ये द्वार बंग का अपभ्रंश, इतिहास पुरातन इसका अंश। पग पग पोखरी माछ मिलेगा, यहाँ मखाना खास मिलेगा। ये चार इसकी खूबियां हैं कि यहाँ पोखरी माने तालाब मिलते हैं, माछ मछली मिलती है, मखाना मिलता है। तो ये इसकी खासियत है, ये यहाँ पर मिलने वाले कुछ पदार्थ हैं। दरभंगा महाराज का देख किला, दरभंगा महाराज का एक किला है जो कि इसकी शान है। ये शहर जन्म स्थल मुझको मिला, यही जन्म स्थल मेरा है। और इसमें इतनी खूबियां हैं तो मुझे फक्र है कि मैं उस जगह से हूं। अब जहां तक आज के विषय का संबंध है कि मन को भाए वो स्थान, तो सुनिए मेरी प्रस्तुति। मैंने पहले सोचा कि मधुशाला पर लिखता हूं, फिर सोचा कि और कई तरह के शौचालय पर भी मुझे आया कि वहां पर तनाव मुक्त हो जाते हैं लोग, तो वो भी एक स्थल है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। सुनिए मैंने क्या लिखा है, ये भी कुछ नई टाइप की रचना ही है कि मन को भाए वो स्थान, खोज रहे हैं सभी महान, नाम शहर का लेते हैं कुछ, दूर के ढोल ही इनको जान, घर बिस्तरना भले सुजान, हो निरोग तो ना आराम, मगर निरोगी कहते हैं कि काम करो ना कर विश्राम। आगे सुनिए, ये तो घर में नहीं रह सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। बाहर के बारे में परेशानी क्या है वो सुन लीजिए कि सुना प्रदूषण कष्ट वितान, बाहर फैल रहा अवदान, भीड़ भाड़ वायु से बेहतर, घर में रहना ना आसान।
काम करे धन लाना शान, बाहर हम क्यों जाते हैं? काम करें धन लाना शान, तभी तो करते हैं प्रस्थान। हाथ तोड़ते नहीं सुहाते, बच्चे बूढ़े और जवान। धरती पे ना है वो स्थान, मन को जो भाए श्रीमान। ऊब रहे हैं हर स्थल से, गलत हमेशा है पहचान। आगे सुनिए कि भक्ति शक्ति आशक्ति ज्ञान, स्थान काल का लो संज्ञान। समझ लिया है तो ये मानो, हर स्थल उत्तम स्थान। मन स्थिरता पे अभिमान, सफल करेंगे ये अभियान। कस्तूरी को बाहर खोजें, मृग के अंदर हो ये बहान। मन को भाए स्थान, खोज रहे हैं सभी महान। समझ लिया है तो ये मानो, हर स्थल उत्तम स्थान, हर स्थल उत्तम स्थान। तो धन्यवाद। मैं किसी तरह अपनी कविता पाठ को पूरी कर सका। इंटरनेट महोदय का हार्दिक शुक्रिया, आप सब मंचाधीशों का हार्दिक शुक्रिया, श्रोताओं का हार्दिक आभार। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही हिमांशु जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। और दरभंगा के बारे में जो आपने बताया, कुछ चीजें, कुछ नई जानकारियां मिली हमको। जो एक नाम के बारे में आपने बताया, मेरा एक मित्र इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वो दरभंगा से था जी। तो आपने जब कहा तो पुराने दिनों की याद हमको आ गई। मैंने एक बार प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भी वहां अटेंड किया था, पटना में थे तो वहां से दरभंगा गए थे बाई रोड। तो वो सब चीजें हमें याद आ गई। और प्रस्तुति आपकी बहुत ही अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। और दूसरी प्रस्तुति में जो आपने कहा कि हर स्थल उत्तम स्थान, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जहां आपका मन प्रसन्न है वो स्थल हमेशा अच्छा लगता है। जहां शांति मिले वो अच्छा लगता है। जैसे हमको मंदिर, सारे मंदिर अच्छे लगते हैं इसलिए कि मंदिर में शांति मिलती है। शांति हमको बिना किसी झिझक के, बिना किसी चिंता मुक्त जो हमारा जीवन बीतता है, वो जब हम छोटे रहते हैं, बचपन में रहते हैं, तो बचपन का जो जीवन रहता है वो चिंता मुक्त जीवन रहता है, क्योंकि सारी परेशानियां माँ बाप झेल लेते हैं। जी हाँ। तो इसीलिए हम लोग उन स्थानों से जुड़े रहते हैं जहां पर हम प्रसन्न रहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जहां हम प्रसन्न हैं, हर स्थल उत्तम स्थान। हम प्रसन्न हैं तो स्थान उत्तम, स्थल उत्तम है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। और नेटवर्क महोदय ने आपको सुनने का अवसर दिया, उनको बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि राजकुमार जी भी एक कविता प्रस्तुत करें, ये मेरा अनुरोध है आपसे। जी आदरणीय, बहुत धन्यवाद। जी, मैं ज्यादा बड़ी नहीं लिख पाया आज, बस छोटी सी एक रचना सुनाऊंगा। 4 मुक्तकों में अपनी बातें खत्म करूंगा। और मैं जहां भी गया मुझमें एक देहातीपन, एक गांव का ग्रामीण जरूर लेके चला हूं। और मेरे साथ कहीं ना कहीं मेरी बातों में और मेरे स्वभाव में वो गांव झलकता है, और गांव कहीं ना कहीं मेरे अंदर बसता है। तो मैं अपने गांव को याद करता हूं, पर गांव को याद करते हुए केवल मैं प्रकृति की ओर ध्यान देता हूं। और मैं एक पंक्ति कहूंगा उससे पहले कि योग बदल गए, भोग बदल गए, गांव के लोग बदल गए। गांव के लोगों की प्रकृति में भी बदलाव आया है, पर गांव वैसा ही रहा, इसलिए गांव मुझे बहुत प्यारा है। मैं गांव के लोगों की प्रकृति में बदलाव देखकर भले ही किसी को पसंद नापसंद कर लूं, पर गांव जो है मूलतः, वो माटी, वो हवा, वो पानी, वो तो मुझे हमेशा प्यारा रहेगा। और उस गांव ने जो मुझे दिया, प्यारा रहेगा। आइए मैं अपने गांव को याद करते 4 मुक्तक प्रस्तुत करता हूं। जला है धूप में दिन भर, उसे ज्यों छांव होता है। जला है धूप में दिन भर, उसे ज्यों छांव होता है। सदा पूजन करें जिसका, कि माँ का पांव होता है।
जला है धूप में दिन भर उसे ज्यों गांव होता है। सदा पूजन करें जिसका कि माँ का पाँव होता है। शहर है आसमां जैसा जहां उड़ते परिंदे हैं। शहर है आसमां जैसा जहां उड़ते परिंदे हैं। जहां दाना ठिकाना है वो प्यारा गांव होता है। जहां दाना ठिकाना है वो प्यारा गांव होता है। खुला खाली गगन ऊपर खुली खाली जमी मिलती। खुला खाली गगन ऊपर खुली खाली जमी मिलती। खुले दिल लोग जिनसे मिल कली मन की सदा खिलती। खुला खाली गगन ऊपर खुली खाली जमी मिलती। खुले दिल लोग जिनसे मिल कली मन की सदा खिलती। यहाँ बहती हवा कहती जरा ठहरो कि सुस्ताओ। फटे मन को पुरानी याद के धागों से है सिलती। यहाँ बहती हवा कहती जरा ठहरो कि सुस्ताओ। फटे मन को पुरानी याद के धागों से है सिलती। जहाँ खेतों की हरियाली निराली शाम लाती है। किसानों की कड़ी मेहनत जगत के काम आती है। जहाँ खेतों की हरियाली निराली शाम लाती है। किसानों की कड़ी मेहनत जगत के काम आती है। बहाते हैं पसीना तन तपाकर शाम करते हैं। देखिए सोना जो है वो तपता है तो और चमकता है, पर हमारे किसान के जो तन हैं वो तपते हैं तो स्वर्ण जैसे चमकते नहीं बल्कि उनके शरीर काले हो जाते हैं। परंतु वो इतने शरीर को तपा कर काला कर करके धान जैसा स्वर्ण उगाते हैं। बहाते हैं पसीना तन तपाकर शाम करते हैं। चमक उठते सभी के मुख फसल जब लहलहाती है। जहां भी जा रहा हूं मैं वहां मैं गांव ले आया। और गांव के लोग जहां जाते हैं वहां एक गांव ले आते हैं अपने साथ। जहां भी जा रहा हूं मैं वहां मैं गांव ले आया। सरल बोली जहां बोला सदा मैं प्यार ही पाया। कहे कोई गांव का लड़का देहाती भी कहे मुझको। मिली ठंडक मेरे दिल को सुखों का सार ही पाया। कहे कोई गांव का लड़का देहाती भी कहे मुझको। मिली ठंडक मेरे दिल को सुखों का सार ही पाया। जला है धूप में दिन भर उसे ज्यों छाँव होता है। सदा पूजन करे जिसका वो माँ का पाँव होता है। शहर है आसमां जैसा जहां उड़ते परिंदे हैं। जहां दाना ठिकाना है वो मेरा गांव होता है। वो प्यारा गांव होता है। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर राजकुमार जी, बड़ी सुंदर कविता आपने सुनाई। आप कह रहे थे कि आप लिख नहीं पाए, आपने जो भाव इसमें भरे हैं और जो गांव की गरिमा जो आपने बताई है, हमें याद आता है कि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का हृदय गांव में बसता है। और उनकी ये इच्छा थी कि कई गांव मिलकर के वहां वहां उस तरीके से एक राज्य बनाया जाए, छोटे छोटे, ताकि वहां कंट्रोल जो हो वो बेहतर हो। और वो होता तो शायद बेहतर होता। अभी तो गांव की संख्या कम हो रही है, गांव के लोग कम हो रहे हैं, लोग शहर में दाना पानी जैसे आपने कहा वहां चले आए हैं। शहर आकाश है, आप नीचे रह सकते हैं, छू नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। और गांव का भोलापन मुझे तो अपने बचपन का याद है, अभी तो मुझे कह नहीं सकते, लेकिन कभी कोई अनजान आदमी भी अगर रास्ता पूछने कहीं पर आ जाता था तो
पानी भी एक गिलास मांगता था तो लोग बिना गुड़ या बिना खोए के, चीनी और खोया मिलाकर के, तब उसके बिना कोई उसको ऐसे सूखा पानी नहीं देता था। तो ये महत्ता थी वहां के लोगों की कि कोई भी अजनबी भी हो तो भी अपना है। और शायद आप लोगों को पता भी हो कि हम लोग आजकल किसी बेवकूफ को या मूर्ख को गंवार कहते हैं। गंवार शब्द गांव से बना हुआ है। गांव के लोग इतना भोले हुआ करते रहे कि उनको लोग इतना मूर्ख बना देते थे कि वो समझते थे कि इनको मूर्ख बना दिया, ये गांव का है, गंवार है। तो ये गंवार शब्द मूलतः गांव से है, उनके भोलेपन से है, उनकी मूर्खता से नहीं है। उनकी मूर्खता से नहीं, उनके भोलेपन से है, उनके निश्चल हृदय से है। और ये अब इतना हो गया है कि इसको अब बेवकूफ या मूर्ख के हिसाब से मान लिया गया है। तो लेकिन आपने शब्द जो है, शब्दों का आपका चयन बड़ा अच्छा रहा। आपने छंद की गरिमा को कहीं भी नहीं तोड़ा। बड़े सुंदर और बड़े अच्छे आवाज में आपने गाया तो आपको गाते तो बड़ा सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। और बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति रही, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आज अगर विनय जी आपसे न कहते तो मैं कहता, हम आज छोड़ने वाले नहीं थे। जी आदरणीय। और आप जैसे अनुभवी रस सिद्ध कविश्वरों के सामने कुछ प्रस्तुति दे पाना अपने आप में ये सौभाग्य की बात है। और ये काव्य कला मंच का सौभाग्य है कि आप त्रिमूर्ति, और अनुपम जी आ गए हैं तो चतुर्मूर्ति कहना चाहिए, हमारे मंच के साथ जुड़े हैं। और सचमुच जब मैं किसी को बताता हूँ मंच के बारे में कि हमारे साथ आदरणीय मिश्र जी, आदरणीय वैज्ञानिक हिमांशु शेखर जी और विनय कुमार जी जुड़े हैं, तो उनको आश्चर्य भी होता है, पर वो सुखद आश्चर्य होता है कि और ये मंच की गरिमा है। और अपने आप में जब हम सोचते हैं काव्य कला मंच के बारे में तो बड़ा अच्छा लगता है आपकी उपस्थिति के। और आपकी उपस्थिति सभी लोग पसंद करते हैं, दर्शक भी पसंद करते हैं। मैंने जैसे कहा कि कई लोग तो समीक्षा ही सुनना चाहते हैं आपकी कि भाई ये भाई राजकुमार तो कहाँ कहाँ कठिन शब्द बोलता रहता है कविता में, कोई समझाए तो भाई इसको। तो आपकी समीक्षा बहुत ही श्रवणीय रहती है, प्रशंसनीय रहती है। और आपने जो बात कही गांव के बारे में, गांव का मान बढ़ा दिया। जो आपने बात कही गंवार शब्द, सचमुच उसकी उत्पत्ति वहीं से होती है कि गांव से गंवार ले लिया गया, और गांव का जो भोलापन है उसे मूर्खता की श्रेणी दे दी गई, पर वास्तव में वो उनका सीधापन ही था। तो आइए आज की ये संध्या बहुत ही सुखद, सुहावन, पावन रही सभी की संगति से। जी जायसवाल जी को कुछ ऑनलाइन बधाइयां मिली हैं, तो मैं एक बार थोड़ा उनका जिक्र कर दूं। मीनाक्षी मैम ने कहा कि बहुत सुंदर उपमा दी आपने गांव की, गांव का मन भावन वर्णन, वाह। और उसके बाद एक हमारे भाटी जी थे, उन्होंने कहा कि निशब्द आपकी कविता सुन के मैं निशब्द हो गया। और मेरे मन में भी एक विचार आया कि जैसे, अच्छा, अंशु भाटी जी कहते हैं सर कोई शब्द नहीं है, और फिर मीनाक्षी मैम कहते हैं गांव की सुंदर तुलना, बहुत सुंदर प्रस्तुति, वाह गांव का मन भावन वर्णन। और मेरे मन में भी एक विचार आया कि जैसे अब हिमांशु जी हैं, उनको वो हमारे यहाँ के, जैसे हमारी टीम के रोहित शर्मा जी हैं, तो आप हमारी टीम के महेंद्र सिंह धोनी हो गए। एक धोनी की विशेषता की अच्छी फिनिशिंग देते हैं, तो आपने बिल्कुल इस कार्यक्रम को एक अंत की ओर ले जाते, एक अच्छी फिनिशिंग दी, बहुत ही एक सुंदर एक कविता के माध्यम से। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। क्या बात है। तो ये थे हमारे मंच के द्वितीय और बहुत ही सक्रिय पटल प्रबंधक आदरणीय मनोज कुमार सेन जी, और इनकी कविता और वाणी में भी निखार आया है। दिनों दिन उत्तर वृद्धि कर रहे हैं आदरणीय। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अनुग्रह, आपकी अनुकंपा बिल्कुल साथ में आप। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी की छत्र छाया में हम सभी अपनी काव्य कला निखार रहे हैं। तो आज की शाम सुखद रही, सुहावन रही, पावन रही, मन भावन रही, और जो भी तुक मिलाइए वो सही बैठेगा आज की शाम के लिए। दर्शकों का विशेष धन्यवाद करता हूं। करीबन 8 से अधिक दर्शक जुड़े थे और उन्होंने अपनी सुंदर टिप्पणियों से हमारा मन मोह लिया, उत्साहवर्धन किया। सभी कवि और कवित्री जो काव्य कला मंच से जुड़े हैं उनका हार्दिक आभार कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। मीनाक्षी जी को हम सब याद किए, पर वो जुड़ी रहीं और पूरी तन्मयता के साथ अंत तक उन्होंने टिप्पणियां की, उत्साहवर्धन किया, उनका विशेष धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहूंगा कल कवितांगन जरूर देखें,
वहां पर हमारे दो बच्चे, क्योंकि बाल दिवस आ रहा है तो रिमझिम जी जो है ओजस सामल और शुभ्रा समर्पिता नायक, इन दो बच्चियों के साथ कल कार्यक्रम करेंगी। एक बच्चा और एक बच्ची इनके साथ कार्यक्रम करेंगी। और उसके बाद रविवार के दिन 12 तारीख को हम बाल दिवस मनाने फिर उपस्थित होंगे। बच्चे भी रहेंगे, बच्चों की कविताएं भी रहेंगी, बच्चों की बातें भी होंगी, तो आप सभी जुड़े जरूर। और उसके अगले शनिवार आदरणीय वैज्ञानिक हिमांशु शेखर जी हमारे साथ कवितांगन में उपस्थित रहेंगे, उसका भी इंतजार करिए। और विनय जी भी बहुप्रतीक्षित हैं कहिए, उनको भी एक दिन हम कवितांगन में लाएंगे। और अंतिम शब्द मैं चाहूंगा आदरणीय हिमांशु शेखर जी आज मंच के सम्मुख रखें और उनके शब्दों के साथ हम विदा कहें। आज हम सब ने अपने अपने जन्म स्थान को याद किया। हर बार जब गांव छोड़कर हम रोजी रोटी की तलाश में अपने शहर में, अलग शहरों में जाकर बस जाते हैं, तो कुछ तो मौका आना चाहिए जब हम अपने शहर को याद करें। और काव्य कला मंच का ये सौभाग्य है कि आज इस विषय को हमने तवज्जो दी, इस विषय पर हम लोगों ने ध्यान दिया। और आज इस सत्र में इसी विषय पर हमने काशी के बारे में सुना। और हर एक, मेरे ख्याल से कवि ने अपने अपने शहर के बारे में, वहाँ के कुछ ऐसी बारीकियों के बारे में हम लोगों को अवगत कराया। अपने गांव के संबंध में मनोज जी ने बताया, जायसवाल जी ने बताया, और प्राणेंद्र सर ने बताया, पूनम सोनी जी ने, नीलम जी ने, सबने अपने अपने बारे में बताया, अपने शहरों के बारे में बताया। तो इस तरह के कार्यक्रम से एक तो मानसिक स्तर पर हम धरा से जुड़ते हैं, धरती से जुड़ते हैं, पृथ्वी से जुड़ते हैं, और दूसरा हम सब में आपस में भी एक सद्भाव का मेरे ख्याल से उत्प्रेरण होता है। और इसके साथ ही हम लोग अपने पाठकों और श्रोताओं से भी जुड़ते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के लगातार साप्ताहिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर हमारा मंच उत्तर प्रगति करता रहेगा। ये मेरी शुभकामना भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जायसवाल जी के कुशल निर्देशन में मेरे ख्याल से ये मंच उत्तर प्रगति करता रहेगा। आज जी बहुत मैं चाहता हूं कि ये आज की सभा समर्पित घोषित की जाए, ये समाप्त घोषित की जाए। जायसवाल जी। जी आदरणीय जी, आपके शब्दों से हम धन्य हुए। पर मैं देख पा रहा हूँ पूनम सोनी जी भी दो शब्द कहना चाहती हैं। दो शब्द आप कहें। जी सर, मैं क्या कहूँ, मैं तो आप मेरे ख्याल से मैं टॉपिक ही करती क्या गई, बट अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर अपना। मेरा सर पता है आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं लिखने से मैं मैसेज कर सकती हूँ, व्हाट्सएप कर सकती हूँ, लेकिन जो यहाँ पे मैं बोल के जो सुनाती हूँ ना, बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है, इसीलिए मैं जानबूझ के आती हूँ। तो हो सकता है आपने अगले टॉपिक के लिए हमें दिशा निर्देश दे दिया, हिंट दे दिया कि अगला जो बाल दिवस पे क्या होना चाहिए, उसके लिए आपने एक हिंट दिया हमें। अच्छा। हाँ, तो मैं आप जैसा मैं गा नहीं सकती, लिख नहीं सकती, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुना के। बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या बात, बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं अनुमति लेना चाहूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी का कि वो अनुमति दे, हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और सबकी प्रस्तुतियां बहुत ही सुंदर रही। भावुक हो गए लोग, तो अपनी अपनी जगह दूसरी जगह सोच करके। जन्म स्थान एक आदरणीय म्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। मैं चार पंक्तियों के साथ समापन के लिए एक करना चाह रहा हूं। चार पंक्तियों के साथ। कहीं जन्म लेता है कोई, कहीं जन्म लेता है कोई, कहीं जिंदगी सिमटती है। कहीं जन्म लेता है कोई, कहीं जिंदगी सिमटती है। ये ललाट की लिखावट है, न दिखती है न मिटती है। ये ललाट की लिखावट है, न दिखती है न मिटती है। तो
यादें ही रह जाती हैं। बस मैं इसके साथ ही आपसे कहूंगा कि आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए। सबको बहुत बहुत आभार और सबको मेरा विशेष नमस्कार। बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसी के साथ मां शारदे को पुनः नमन करते हुए, सभी दर्शकों का आभार ज्ञापित करते हुए, सभी कवि कवित्रों का अभिवादन और धन्यवाद करते हुए हम विदा लेते हैं। फिर शुक्रवार को मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।